दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। आज हमारे समाज के सामने कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं जिनसे लड़ने की बजाय कभी-कभी हम उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे गुनाह करने वालों को और शय मिलती है और उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम इन मुद्दों पर खुल के चर्चा करें, उनका सामना करें, ताकि हम इन समस्याओं के हल ढूंढ सकें। इस बात के मद्देनज़र मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कभी-कभी बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं और इसलिए आप खुद अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। शुक्रिया। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव 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 जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। दोस्तों, बच्चे जो हैं ना, वो माँ बाप की जान होते हैं। मैं भी एक पिता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी झेल सकते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। और अगर बच्चे को ज़रा भी तकलीफ होती है तो उससे 10 गुना ज़्यादा तकलीफ होती है माँ बाप को। लेकिन चाहे हम जितनी कोशिश कर लें अपने बच्चे को हर तरह से खुश रखने की, उसके बावजूद कभी-कभी हमें ये पता नहीं चलता कि उनके मन की गहराइयों में क्या विचार चल रहे हैं। कुछ ख्याल, कुछ जज्बात, कुछ डर जो शायद वो हमसे ना बांटें। और कभी-कभी हम में से कुछ माँ बाप को इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आइए मिलते हैं वीना आइल से, जिन्होंने अपनी बेटी को हर खुशी, हर चीज़ दी, लेकिन फिर भी उन्हें उस दुख का सामना करना पड़ा जो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है, अपने जीते जी अपने बच्चे को खो देना। आइए वीना जी। प्लीज सर। वीना जी, हमें बताइए आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बोरीवली में रहती हूँ। जी। बॉम्बे में रहती हैं। और आपके परिवार के बारे में बताइए। मेरे हस्बैंड है, मेरी डॉटर है, दोनों डॉटर्स थी। मैंने बड़ी को तो खोया, अभी छोटी डॉटर है। वेरी स्वीट चिल्ड्रन, बहुत अच्छे थे दोनों भी। लेकिन मेरी बड़ी बेटी बहुत शांत थी और छोटी बहुत नॉटी है, आज भी नॉटी है। लेकिन मेरी बड़ी बेटी वो जब एसएससी में थी तभी उसको टीबी आ गया। टीबी हो गई? उस क्योर सब हो गई, 9 मंथ्स में कर पे दवाई उसकी टीबी की शुरू हो गई और वो ठीक भी हो गई? ठीक भी हो गई। पूरा कोर्स किया? 9 मंथ्स का कोर्स किया पूरा उसका। पता नहीं बाद में वापस उसको अपेंडिसाइटिस हुआ। दोबारा इस दफा अपेंडिसाइटिस? या मेरे नेबर ही डॉक्टर थे, उनको बताया तो वो बोले इमीडिएट उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फट जाएगा वो। तो फिर नेक्स्ट डे उसका ऑपरेशन किया। रोने लगी बहुत, ऐसा क्यों मुझे होता है हमेशा, ऐसा मैं हमेशा क्यों बीमार पड़ती हूँ। और फिर ये टीबी थिंग है ना, उसको डॉक्टर ने बोला था किसी को बोलना नहीं, बिकॉज पता नहीं वो एक स्टिग्मा जैसा होता है। लेकिन खुद अपने फ्रेंड्स को जब ये बताई ना, मेरे को लगता है ऐसा कि उन लोग ने उसको जरा टीज किया या बुली किया, पता नहीं, कि बहुत रोती थी वो। हाँ, घर आके रोती थी। तो फिर आपसे उसने कुछ ऐसी बात शेयर नहीं की? एक्चुअली ना आमिर जी, हम लोग बहुत क्लोज थे, बहुत मीन्स सब कुछ बता दी थी वो मुझे। बट ये एक ही बात मुझे पता नहीं उसने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये क्रश होगा
हम लोग सब कुछ बात करते थे। वो ना डायरी लिखती थी। अच्छा। और वो डायरी ना एक दिन क्या किया उसने, वो साइकोलॉजी स्टडी कर रही है ना, उसने क्या किया डायरी अपने रूम में ओपन रखी और मुझे बोलती है मम्मी मैंने डायरी ओपन रखा है, आई ट्रस्ट यू कि तुम वो पढ़ेगी नहीं। और मुझे ना बहुत मन हो रहा था कि वो क्या लिखा है पढ़ने को, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया इसके लिए उसके रूम में गई नहीं मैं उस दिन, क्योंकि वो एक टेम्पटेशन होगा कि मैं पढ़ूंगी इसके लिए। तो आज मैं सोचती मैं पढ़ना चाहिए था उसका सब डायरी। तो उसने वो सब फाड़ के फेंक दिया, लेकिन जाने के पहले मुझे कुछ तो आपको कभी पढ़ने का मौका नहीं ही मिला? नहीं मिला। उस दिन में जब ये हुआ ना, उस दिन मैं ऑफिस में थी, तो उसके फ्रेंड्स लोग मेरे को फ़ोन किया कि आंटी श्वेता उसका नाम था, वो आती नहीं है एग्ज़ाम देने में। बोला क्या बोल रही है, कल तो गई थी। तो उन्होंने बोला नहीं वो आई नहीं है? नहीं आई। फिर उसका मोबाइल में फ़ोन किया उसने, सब स्विच ऑफ किया, घर का फ़ोन भी निकाल के रखा उसने। फिर मेरी बेबी का लास्ट पेपर था ना, तो वो आई तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है, तो वो डैडी को फ़ोन की कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, क्या करने का ऐसा। फिर मेरे हस्बैंड वापस आ गए, तो फिर दरवाज़ा तोड़ दिया, तो ही सॉ हर हैंगिंग इन हर रूम। तभी उनका फ़ोन आया कि श्वेता नहीं है ऐसा। तो मुझे क्या लगा कुछ एक्सीडेंट हो गया है क्या, क्या पता, क्योंकि सुबह मेरे सामने निकल गई ना, और हक भी करती है, रोज मेरे को हक करके जाती है। उसका वो फिक्स रहता था आमिर जी, वो इधर किस करेगी, इधर किस करेगी, इधर किस करेगी, इधर किस करेगी, ये फिक्स था दोनों डॉटर्स का। तो दोनों ऐसा करके जाते थे, और शाम को भी हम लोग हक करेंगे। तो ये कभी मैंने सोचा नहीं कि इसका दिमाग में ऐसा कुछ चल। और वो अपनी जान ले ली कि आपने कभी नहीं सोचा? कभी नहीं। बहुत मेरे को दुखता है। I can't take it sometimes. It's very painful. इतना 19 years हम लोग इतना मर मर के देखते हैं, देख के आई डोंट नो। मैं आज भी जब भी प्रे करती हूँ उसके लिए, खुदा को यही बोलती कि मुझे भी माफ़ करना, उससे भी माफ़ करना। बिकॉज माँ के पता नहीं मैं कहाँ गलत कही, मैंने कभी उसको सीधा रास्ता दिखाया नहीं दिखाया, पूछा मुझे माफ़ करना, उसका सोल को भी माफ़ करना, इतने ही मांगती हूँ। और हर दिन वही बोलती कोई बच्चे को ये थॉट ना आए ऐसे। वीना जी हम दुआ मांग सकते हैं आपके लिए और हाँ, श्वेता के लिए? थैंक यू। मुझे नहीं लगता आपकी कहानी सुन के कि आपने कोई भी कसर छोड़ी होगी अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने की। इतना प्यार दिया आपने, इतना अच्छा रिश्ता भी था आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। यस। आइए। दोस्तों वीना जी का रिश्ता अपनी बेटी के साथ बहुत ही अच्छा था, खुशहाल था, दोनों दोस्त जैसे थे। लेकिन फिर भी श्वेता के मन में क्या था या क्यों उसने ऐसा किया हमें नहीं पता। लेकिन हमें यह जरूर पता है कि बहुत सारे बच्चे और नौजवान इसी अवस्था से गुजरते हैं। 15 से 30 बरस की उम्र में जो चीज सबसे ज्यादा जाने लेती है हिंदुस्तान में रोड एक्सीडेंट्स के बाद, वो है सुसाइड्स यानी आत्महत्या। इसके पीछे क्या कारण है ये समझने के लिए बात करते हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी से, जो एक साइकियाट्रिस्ट है। आइए सर बैठिए। डॉक्टर शेट्टी, आपको क्या लगता है श्वेता के साथ क्या हुआ होगा? बहुत मुश्किल है कहना उनके साथ क्या हुआ होगा, परंतु जब ऐसी तकलीफ़ें होती है तब मन का फ्रैक्चर हो जाता है और वो इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है। मन का मोच है जब स्ट्रेस को कहते हैं, पर मन का फ्रैक्चर है जब मन टूट जाता है। यदि मुझे नींद कम हो गई कुछ दिनों से, मुझे बहुत गुस्सा आती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस बंद हो जाए, तो मुझे इमीडिएटली मेंटल हेल्थ चेकअप करना चाहिए किसी काउंसलर या किसी साइकियाट्रिस्ट से, ये चीज़ पहचानने के लिए कि मेरा मन का मोच हुआ है
या मन का फ्रैक्चर हुआ है। मोच और फ्रैक्चर उस व्यक्ति पहचान नहीं सकते हैं, वो डॉक्टर पहचान वो डॉक्टर पहचान पाते हैं। और इसका इलाज है, जैसे डायबिटीज में शक्कर बढ़ती है तो पिघलाने के लिए इंसुलिन है, वैसे ही जब मन के विचार, खराब विचार बढ़ते हैं तो उसे कम करने के लिए काउंसलिंग या दवाई है। दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें हैं, तो उसका इलाज होना बहुत आवश्यक है। और इसका इलाज मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, हमें डिप्रेशन के बारे में, खास डिप्रेशन के बारे में बताएं। इसको हिंदी में, हम डिप्रेशन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? उदासीनता कहते हैं, बहुत ज्यादा उदासीनता। लेकिन उदास तो हम अक्सर जिंदगी में होते हैं, कभी कभी कोई बुरी खबर आती है तो हम उदास हो जाते हैं। परंतु जब उदासीनता इतनी बढ़ती है कि हम इमोशनली पैरालाइज हो जाते हैं, भावनात्मक कोमा में जाते हैं, हमें लगता है कि स्विट्जरलैंड और कोई झोपड़पट्टी में कोई फर्क नहीं है, सेम लगता है। हमें ऐसा लगता है कि छोटा सा फाइल उठा के काम करने में बहुत तकलीफ होती है, किसी से बात करने में बहुत तकलीफ होती है, आवाज सहन नहीं होता है, ऐसा लगता है कि लोग यहाँ से चले जाएं। तो उदासीनता की एक हद पहुंच जाती है। युवकों को काफी बार मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, इससे भी काफी उदासीनता होती है। और गर्लफ्रेंड नहीं है तो भी लोग आजकल आत्महत्या करते हैं, बॉयफ्रेंड नहीं है तो करते हैं। ये जो पीयर प्रेशर जो है, हाँ। छोटे से बच्चे, 8-10 साल के बच्चों को भी उदासीनता हो सकती है। आजकल सभी मानसिक रोगों की उम्र कम होती जा रही है, घट रही है। एक बच्ची थी 10 साल की, उसने कहा कि मुझे भगवान के पास जाना है। फैमिली खुश हो गई, अध्यात्म में बहु रस है। मैंने कहा ये अध्यात्म में कोई रस नहीं, ये सुसाइड इसका मन स्टेटमेंट है। और भी सुसाइड स्टेटमेंट है। मुझे दूर जाना है, मुझे घर से भाग जाना है, मैं पृथ्वी पर बोझ हूँ, मेरे वजह से फैमिली को बहुत तकलीफ हुई है, मुझे मरना है। और ऐसे सेंटेंसेस किसी ने सीरियसली लेना चाहिए। तो इमीडिएटली मेंटल हेल्थ चेकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को लगता है कि यार इसमें हमारी बदनामी होगी कि मैं जा रहा हूँ अपना मेंटल चेकअप कराने, क्या मैं दिमागी पेशेंट हो गया हूँ। तो ये एक लोगों में शर्म होती है। ये शर्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जब हमको बुखार आता है हमको शर्म नहीं आती, कुछ भी बीमारी होती है तो हमको शर्म नहीं आती। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा इलाज हो, और यही नजरिया हमारा मानसिक रोगों की तरफ भी होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टरों को जब मैं बताता हूँ कि ये बात, आपको आत्महत्या के विचार है क्या, खुल के पूछने से कोई डर नहीं है, और ये विचार उसके मन में जाएगा भी नहीं। तो ये सवाल माँ बाप को, बच्चों को भी पूछना चाहिए। बिल्कुल। जब भी कोई बच्चा या कोई व्यक्ति काम पे जाने की इच्छा नहीं कर रहा है, स्कूल बोलता है मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वो कॉट पे सोया रहता है, सीधा पूछना चाहिए आत्महत्या के विचार है क्या। ये बात हमारी रोज की बातचीत में, रोजमर्रा की जिंदगी में, तब हम जान बचा पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी जज्बाती परेशानी से गुजर रहे हैं और आपके मन में आत्महत्या का ख्याल आ रहा है और आपको मदद की जरूरत है, तो आप फौरन वांद्रेवाला फाउंडेशन की हेल्पलाइन पे फोन करिए, वो आपकी मदद करेंगे। उनका नंबर और ईमेल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी पहचान, अपना नाम भी गुप्त रख सकते हैं। डॉक्टर शेट्टी, ये डिप्रेशन या उदासीनता हिंदुस्तान में कितनी फैली हुई है? अभी एक ऐसा रिसर्च हुआ था, फैमिली डॉक्टर के पास जो भी पेशेंट्स जो जाते थे, 4 में से 1 को डायग्नोजेबल मेंटल इलनेस था। उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे बड़ी इलनेस थी। 4 में से 1, ये बहुत बड़ी बात है। 8 से 12% लोगों को साइकेट्रिक इलाज कभी भी जरूरत पड़ती है, और स्ट्रेस में जो लोग हैं वो काफी, उनकी संख्या बहुत बहुत बड़ी है। मेंटल इलनेस बहुत कॉमन है। ये इतना क्यों बड़ा है, क्या बात है? ऐसा है कि आजकल हम 100 साल की जिंदगी 10 साल में जीने चाहते हैं, और साथ साथ किसी से बातचीत हमारी कम हो गई। हमारी इमोशनल कांटेक्ट टाइम, भावनात्मक बातचीत जो होना चाहिए वो कम हो गई है। तो जब डिस्कनेक्शन बढ़ता है, दूरी बढ़ती है, तब तनाव बढ़ती है। तनाव बढ़ता है तब लोग रास्ते पर किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, घर में अपने बच्चों को बहुत पीटते हैं, और ऐसे करते करते हर एक उम्र में, स्कूल में देखिए ना आमिर जी, 3 स्कूल बच्चे जाते हैं, 6 घंटा स्कूल, 4 घंटा क्लासेस और 2 घंटा माँ का ट्यूशन। खेलने के लिए समय नहीं है। जब बच्चे खेलेंगे नहीं तो तनाव जरूर बढ़ेगा, जब बच्चे सोएंगे नहीं तब तनाव जरूर बढ़ेगा। तो यदि हमने इस स्टेज पर इलाज करेंगे तो आगे उदासीनता का बीमारी होने की संभावना कम होगी, मेजर मेंटल इलनेस होने की संभावना कम होगी, और मन का फ्रैक्चर होने से हम बचा पाएंगे।
और कौन से माइनर मेंटल इलनेसेस हैं, उनका नाम बताइए हमें। पैनिक अटैक जो बोलते हैं, Panic जिसमें attack, हमें घबराहट होती है, मेरी जान चली जाएगी, मुझे फ्लाइट से बहुत डर लगता है, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, मुझे लिफ्ट में जाने में दिक्कत होती है, बंद डोर पे मुझे बहुत तकलीफ बंद होती है, कमरों में मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसके साथ साथ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, हर एक बार आगे कुछ खराबी होगा, चिंता चिंता चिंता। वो तो मुझे भी हमेशा लगी रहती है। मुझे हमेशा चिंता लगी रहती है कि मेरे बच्चे ठीक हैं कि नहीं हैं, किरण जी ठीक हैं कि नहीं हैं, मेरे भाई बहन ठीक हैं कि नहीं। ये सर्वसाधारण जो चिंता है वो आना आवश्यक है, जिससे हम समाज को, हमारी फैमिली से अच्छा बेहतर हम बर्ताव करते हैं। पर इतनी चिंता आती है जिससे अपना काम अटक जाता है, काम ही नहीं कुछ पर कर पाते। हाँ, लोगों के साथ संबंध नहीं रख सकते हैं, किसी का फोन आया तो उसे लगता है यार इसने फोन क्यों किया, और यह चिंता इस हद तक बढ़ जाती है, इस हद तक बढ़ जाती है आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। उसके बाद मन का फ्रैक्चर होकर मेजर डिप्रेशन की बीमारी भी उसके साथ हो सकते हैं। ओसीडी क्या होता है डॉक्टर साहब? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें क्या होता है कि मेरा हाथ गंदा है, मुझे बार बार साफ करना चाहिए। ऑब्सेशन यानी ये इर्रेशनल विचार है, ये पता है मुझे फालतू विचार है, पर मुझे बार बार मेरे हाथ साफ हैं, फिर भी 10 बार दोगे, ये मैं विचार रोक नहीं पा रहा हूँ, और मैं अपने एक्शन को भी रोक नहीं पा रहा हूँ। कंपल्शन कहते हैं इसको, कंपल्शन कहते हैं जो हम हाथ से धोते हैं, हम रोक नहीं पा रहे। और ये विचार को जो कहते हैं ऑब्सेशन कहते हैं। हाँ 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 हाँ। डॉक्टर शेट्टी भाई बताइए, पोस्ट ट्रॉमेटिक जो डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है? कभी हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, घर टूट जाती है, मेरे सामने किसी की मौत होती है, बाढ़ आ जाती है, कोई ऐसा इंसिडेंट आया, टेररिस्ट एक्ट होता है या राइट्स होते हैं, रेप के बाद भी होता है, और ऐसे समय पर कुछ समय के बाद अचानक ऐसे लग सकता है कि हादसा अभी हो रहा है, नींद कम हो सकती है, इस विषय से हम दूर भागते हैं, कभी कभी घबराहट भी हो सकती है, इसके साथ साथ उदासीनता भी हो सकती है। तो इसका भी इलाज है और होना चाहिए। इसका इलाज लेना बहुत जरूरी है। तो मानसिक बीमारियों के लिए एक तो दवा होती है, इसके अलावा काउंसलिंग होती है, और साइको एनालिसिस भी होती है, साइकोथेरेपी भी होती है। हाँ, और सभी रैशनल इलाज है। मुझे बताइए कि जो लोगों को जरूरत है ट्रीटमेंट की, कितने लोगों को एक्चुअली ट्रीटमेंट मिलती है, कितने लोग एक्चुअली ट्रीटमेंट ये लेते हैं? 40 से 50% लोग तो पहुंचते नहीं हैं। कुछ लोग जो पहुंचते हैं लेट पहुंचते हैं। मेंटल इलनेस या टाइफाइड जल्द इलाज करेंगे तो तकलीफ जल्दी अच्छा हो जाती है। हार्ट की तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास भागते हैं लोग, कोई चांस नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी फोटो लग जाएगी। मन का रोग है तो माफ कीजिए, पर वो ज्यादातर मंदिर दरगाह के आगे पीछे घूमते रहते हैं, पर ऐसे घूमते फिरते वो बहुत समय व्यर्थ करते हैं, और इससे इतनी तकलीफ होती है। तो ऐसे लोगों से बचना है हमको, हमें अंधश्रद्धा से दूर जाना है, श्रद्धा को कायम रखना है। सही कहा आपने। डॉक्टर शेट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसे डॉक्टर शेट्टी ने हमें बताया कि डिप्रेशन एक बीमारी है, आइए मिलते हैं ऐसे दो लोगों से जिन्होंने इस बीमारी को बहुत करीब से देखा है। अरुणा प्रकाश मुंबई की रहने वाली हैं। जिंदगी में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर मुश्किल का सामना उन्होंने हिम्मत से किया। आज 72 साल की उम्र में भी वे काफी सक्रिय हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया था जब वो जिंदगी से पूरी तरह मायूस हो चुकी थी। ना उन्हें किसी चीज की कमी थी, ना ही कोई परेशानी, फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था। पढ़ लिख कर विदेश सेटल हो चुके बच्चों की याद आती थी। खाली घर काटने को दौड़ता था। एक अजीब डर, एक अजीब निराशा उन्हें घेरने लगी थी, और इसी घुटन से तंग आकर एक दिन उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। अपनी जिंदगी को अलविदा कहने की कोशिश 24 साल की उम्र में यतिन नाडकर्णी ने भी की थी। एक रिश्ते में चोट खाने के बाद यतिन एक अरसे तक उस गम से उबर नहीं पाए, ना ही उन्होंने अपना गम किसी से बांटा। धीरे धीरे उनका जिंदगी से लगाव कम होने लगा। मरने का ख्याल उनका साए की तरह पीछा कर रहा था। इसी मानसिकता के चलते उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से अरुणा प्रकाश और यतिन नाडकर्णी, इन दोनों को जिंदगी ने एक और मौका दिया। अरुणा जी, यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आप दोनों का एक एक्सपीरियंस रह चुका है डिप्रेशन के साथ। हम जानना चाहेंगे यतिन पहले आपसे कि उस वक्त जब आप डिप्रेशन में थे, आपकी क्या फीलिंग्स होती थी, आपके क्या विचार होते थे?
मुझे कुछ करने की चाह नहीं होती थी, यू नो, सोता रहता था, एक ही विचार बार बार, यू नो, जैसे एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है और वही टेप रिकॉर्डर बार बार चल रहा है, वही विचार इतने बार आते थे कि मैं थक जाता था। उस वक्त मुझे ऐसे लगता था कि मैं एक कुआं है और मैं कुएं में उल्टा गिर रहा हूँ और नीचे जा रहा हूँ और जितना नीचे जा रहा हूँ उतना ही आसपास अंधेरा नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है, हाँ, बढ़ रहा है। और जो ऊपर जो मुंह है कुएं का, उसमें से जो लाइट आती है, रोशनी आती है, वो धीरे धीरे छोटी हो रही है, दूर जा रही है मेरे से, और एकदम असहाय हूँ, और नीचे और फिर धड़ करके नीचे आप गिरेंगे। हाँ, गिर गया। एक जो फीलिंग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आप किसी को कुछ कह नहीं पाए उस वक्त? आपको नहीं लगा मैं किसी को बोलूं? एक्चुअली मैंने शेयर किया था, मैंने फ्रेंड्स को बताया था कि मुझे जीने की तमन्ना नहीं है, अच्छा, आपने कहा ये? लेकिन फ्रेंड्स हैं और उन्होंने सीरियसली नहीं लिया? हाँ, उन्होंने मजाक में उड़ा दिया या ऐसे ही। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमारा दोस्त, हमारे परिवार वाले ऐसा कुछ हिंट भी करें तो हमें उस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी। बहुत बार सिचुएशंस आते थे जो मुझे बहुत ही नीचे ढकेल देते थे, तो तभी मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता था कि आज मुझे करना है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया, ठान लिया कि मैं एक डेट और टाइम फिक्स करूंगा और उसी वक्त करूंगा। और क्या हुआ कि उसी सवेरे मेरा जो परिवार है उनको कहीं बाहर गांव जाना था अर्जेंटली, और एकदम से ऐसे लगा कि यूनिवर्स इज कॉन्स्पायरिंग, कायनात मुझे बोल रही कि यही सही वक्त है। फिर मैंने अटेम्प्ट किया, तब मैं बहुत ही डर गया था और मेरा फुल बॉडी ऐसे कांप रहा था। फिर मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन किया और मैंने उससे बोला कि अच्छा, जस्ट मुझसे बात करो। करने के बाद, मतलब हाँ, कोशिश के बाद? हाँ, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। उसने बोला कि अच्छा, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे जल्दी से बाहर जाना है, और उसने फ़ोन रख दिया। अरे बाप। तो मैंने घर में जो मंदिर होता है वहाँ पे प्रार्थना की और मैं अपने बेड पे जाके सो गया। मेरा जो फ्रेंड जिसको मैंने फ़ोन किया था, उसको मेरे आवाज़ में कुछ गड़बड़ लगी। अच्छा। और वो तुरंत घर से निकल के सीधे मेरे घर आया। अच्छा, वो डायरेक्टली आपके घर पे आ गया? और बहुत दूर से आया और टाइम पे पहुंचा। ओह। और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया। वक्त पे पहुंच गया वो, और हाँ। आपकी जान बचाई उसने। हाँ। क्या नाम है आपका ये दोस्त? अनिरुद्ध। जस्ट इन टाइम। अरुणा जी, हमें बताइए कि आपके जब बच्चे चले गए घर छोड़ के, तो आप बहुत उदास हो गई थी और आप इस डिप्रेशन में चली गई थी। कैसी कैफियत होती थी, क्या महसूस करती थी आप? एक अजीब सा हाल था, मुझे खुद पता नहीं चलता था कि मैं जिंदा हूँ या जीती जागती लाश हूँ। सब कुछ वही था, वही घर था, वही चार दीवारी थी, लेकिन तब भी सब कहीं कुछ नहीं था। जब मैं फ्रिज में से दही निकाल के टेबल पर रखती थी तो मेरे सामने ऐसा लगता था कि बच्चे दही के लिए झगड़ा करते थे कि पहले दही मैं काटूंगा। प्लेट लगाती थी तो मन में ऐसा एहसास होता था, बच्चे कहते मम्मी आलू का परांठा, या मेरा छोटा बेटा कभी पूरी वगैरह बना रही होती थी तो कहता था, स्टूल पे रख के साथ में खड़ा हो जाता था, मम्मी मैं पूरी उतरवाऊंगा। तो मुझे उनके वो चेहरे सारे टाइम याद आते थे, चुभते थे। उन दिनों ये मोबाइल और ये चैट वीडियो नहीं होता था। 3 मिनट में शायद 106 या 115 रुपए लगते थे। तुम कैसे हो, खाना खाया, तबीयत ठीक है ना? बस इतने में मेरे हस्बैंड के और बच्चों की बात हो गई। लेकिन वो पेट में जो एक फांस, एक छुरी सी लगती थी ना, रोया भी नहीं जाता था। किसके लिए रो, बच्चे तो बहुत खुशी में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे को लगता था शायद मेरे बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे निकल गए, अगर शायद थोड़े बुद्धू रहते तो यहीं रह जाते। लेकिन हमने सोचा कि उनका भविष्य है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन बहुत चोर होता है। चोरी हो जाता है लेकिन मानता नहीं है, और माँ के मन को झुटलाना बहुत मुश्किल होता है। लीपा पोती कितना भी कर दो, लेकिन जब खुरच के देखो ना तो माँ रहती है।
तो फिर मेरा खीर बनाना बंद हो गया, पालक की पूरी बनानी बंद हो गई, साड़ियाँ खरीदनी धीरे धीरे कम हो गई, जिंदगी उदास हो गई, निष्क्रिय हो गई, स्पंदन नहीं रहा। सुख को मैंने जितना मुट्ठी में कसकर बांधा, जब मैंने मुट्ठी खोली तो मेरी मुट्ठी खाली थी। तो मेरे को एहसास हुआ कि जीना कैसा। हाँ, मैंने वो कोशिश करी, नाकामी हुई, लेकिन उस टाइम जब मुझे हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, मुझे अभी तक याद है, अंदर से ही मेरे से एक आवाज़ आई, मुझे जीना है, तुम मुझे नहीं छीन सकते। और मैं वापस आ गई। यतिन, मुझे बताइए कि एक दफ़ा आप इस चीज़ से निकल आए, वापस आ गए, आपके दोस्त ने आपको बचाया, फिर आपने क्या किया, आपकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ी? एक चीज़ थी कि मैं जो घटना हुई थी वो चेंज नहीं कर सकता था, जो लोग इन्वॉल्व थे उनको चेंज नहीं कर सकता था। तो एक ही चीज़ थी कि मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ। मैंने काउंसलिंग ली 1-2 महीने। डिप्रेशन तो बहुत ही कम हो गया था। फिर से एक जीने की इच्छा जागी। आ रही थी। हाँ, कोइंसिडेंटली मैं एक एनजीओ में गया था, समार्टिन सहारा करके एक हेल्पलाइन है जो सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन है। अच्छा, जो लोग आत्महत्या करने वाले हैं उनके लिए ये फोन कॉल करके बात कर सकते हैं, आप उनको बचा सकते हैं। हाँ, तो मैंने उनके साथ 6 साल काम किया उसके बाद। तो आप फोन लेते थे हाँ, लोगों का जो दिक्कत से गुजर रहे हैं। हाँ, और शायद मैं ज्यादा अच्छी तरह उनको समझ पाता था क्योंकि मैं आप खुद ही उसमें उससे गुजर चुके थे। क्या बात है। और इस तरह आपने बहुत लोगों की मदद की होगी, बहुत सारी जानें बचाई होंगी। अरुणा जी, 8 महीने पहले आपके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जी, जिसकी वजह से आप एक बार फिर डिप्रेशन में जा सकती थी, लेकिन आप लड़ी, उसके बारे में हमें बताइए। मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग दमन जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हुआ। कार का एक्सीडेंट हुआ। मुझे होश आया तो शायद हम किसी हॉस्पिटल में थे। मेरे 3 बच्चे विदेश से आए। फिर अनु ने धीरे से बोला कि मम्मी, पापा इज नो मोर। पापा गुजर गए। और न जाने क्यों कहीं अंदर से जो मेरे को हिम्मत आई वो ये थी कि शरीर चला गया है, आत्मा है। फिर मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। कहीं मेरे को विश्वास था, जैसे उस टाइम मैं गिर के निकल आई थी, इस बार भी मेरे को विश्वास था कि मैं इसमें से निकल आऊंगी, और मैं निकल के आई। 3 बच्चे मेरे साथ रहे, ये लोग फिर चले भी गए, और फिर मैंने अपने आप जीने का एक संकल्प लिया कि मुझे जीना है, जिससे कि मैं और लोगों को और औरतों को बता सकूं कि पुरुष और स्त्री कभी साथ में नहीं जाते हैं, आगे पीछे एक को जाना ही होता है। ये तो जिंदगी का, संसार का नियम है। लेकिन जो भी कोई पीछे रह जाए उसको हिम्मत से जीना है, अंदर विश्वास से जीना है। ये मैं सबसे कहना चाहूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यतिन जी हमसे बातचीत करने का। अरुणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। सत्यमेव